दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद केवट आज फिर हाजिर हूँ इतिहास के एक ऐसे अध्याय को लेकर जिसके बारे में न तो इतिहास में इतिहासकारों ने और न ही किसी अन्य लोगों द्वारा उसको इतना लाइट में लाया गया, प्रकाश में लाया गया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए प्रकाश डालते हैं इतिहास के सुनहरे उन पन्नों पर जिन पर जानबूझकर कुछ लोगों ने छुपा कर रखा, उन्हें दबाकर या तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, या मतलबी इतिहासकारों की काली कलम ने उसे कभी उजागर नहीं होने दिया। दोस्तों आज बात करते हैं उस शहादत की जिसमें हिंदुस्तान में आज़ादी का परचम लहराया। बात करते हैं बंदा बहादुर की। लाख यातनाओं के बाद भी अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। समझ नहीं आता यह शहादत इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हुई या कैसे की गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ही दो लड़ाइयाँ अपना विशेष महत्व रखती हैं। इन दोनों लड़ाइयों ने पश्चिमोत्तर मुग़ल वंश में कफन में कील का काम किया था, मतलब मुग़ल वंश के समापन का एक शुरुआत की थी। ये लड़ाइयाँ थी पंजाब में सरहिंद और गुरदास नंदन की लड़ाई। इन दोनों लड़ाइयों का नेतृत्व किया था बहादुर बंदा वीर सिंह बहादुर ने। बंदा बहादुर सिंह को उन काम के लिए गुरु गोविंद सिंह ने तैयार किया था, उन्हें उत्साहित किया था, उन्हें प्रस्तावित किया था। जिन दिनों इस वंश के बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, उन दिनों भारत में एक ऐतिहासिक गुरु परंपरा प्रारंभ हुई थी, जिसकी शुरुआत श्री गुरु नानक देव जी ने रखी थी। उसी परंपरा के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे लक्ष्मण सिंह, वही कालांतर में बंदा बहादुर सिंह के नाम से विख्यात हुए। लक्ष्मण देव और गुरु गोविंद सिंह जी की आपस में कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, लेकिन कालांतर में जैसे ही समय बीतते गया, दोनों के बीच एक ऐसा संबंध विकसित हुआ जिसने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब में मुग़ल वंश की नींव को हिलाकर रख दिया था। बाबर से शुरू हुआ मुग़ल वंश औरंगजेब तक आते आते लड़खड़ाने लगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में उसे घेर लिया गया। मुग़ल वंश का पतन कहीं इससे पहले कहीं हो जाता, लेकिन अंतिम प्रहार गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। लेकिन घर के जयचंदनों ने उसे इस लड़ाई को इतना लंबा खींच दिया कि जिसका नुकसान जो हुआ वो हिंदुस्तान आज भी झेल रहा है, देख रहा है। इन संघर्षों का ही परिणाम था कि लाल किले की सत्ता औरंगजेब के बाद कमज़ोर होती चली गई। औरंगजेब की मौत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उसी ओर प्रस्थान कर गए थे जहां शिवाजी ने मुग़ल सत्ता को परास्त किया था। आगे की लड़ाई जारी कर रखने के लिए किसी योग्य पात्र की आवश्यकता थी। बंदा बहादुर सिंह गुरुजी की इस तलाश का उत्तर था। पंजाब मुग़ल वंश की सत्ता के दो बड़े केंद्र सरहिंद और लाहौर थे। सरहिंद का नवाब वज़ीर खान बहुत ही जालिम, बहुत ही क्रूर, बहुत ही अन्यायी था। उसने गुरु गोविंद सिंह जी के दो अवोध पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया था, उन्हें मरवा दिया था। वह केवल शासक ही नहीं था, बल्कि हिंदुओं को अपने धर्म इस्लाम में दीक्षित करके सबसे बड़ा गाजी भी बन चुका था। इसी समय गुरु गोविंद सिंह जी यात्रा पर नांदेड़ पहुँचे। पता चला कि गोदावरी के तट पर माधवदास सन्यासी तपस्या कर रहा है। महाराष्ट्र में दोनों की भेंट गोदावरी के तट पर सितंबर सन 1708 में हुई थी। गुरुजी ने माधवदास को स्वयं मुक्ति के नाम पर राष्ट्र मुक्ति नाम का मंत्र दे दिया। मानो माधवदास को मंत्र मिल गया हो। मध्य एशिया से आकर भारत की जनता पर राज्य कर रहे मुग़लों से साधारण जन की मुक्ति का
मंत्र। गुरुजी ने अपना दरबार बुलाकर, अपने शिष्यों को बुलाकर माधवदास को बंदा बहादुर सिंह बना दिया। गुरुजी ने माधवदास को पंजाब चले जाने की सलाह दी, जहां राष्ट्र मुक्ति का यज्ञ चल रहा था और खालसा अपने प्राणों की आहुति उसमें लगातार डाल रहा था। उस यज्ञ की ज्वाला मंद न पड़ जाए, यही माधवदास को देखना था, संभालना था। स्वतंत्रता की ज्वाला को निरंतर प्रज्वलित किए रहना ही माधवदास का मूल मंत्र था। इससे पहले 1705 में महाराष्ट्र आने से पूर्व औरंगजेब के नाम जब सफ़रनामा लिख कर आए थे गुरु गोविंद सिंह। सफ़रनामा मतलब विजय का पत्र। गुरुजी ने सफ़रनामा के नाम से एक प्रकार भविष्यवाणी कर दी थी कि मुगल वंश का पतन अब ज़्यादा दूर नहीं। बंदा बहादुर को उसी उद्देश्य को पूरा करना था। बंदा बहादुर को उसी भविष्यवाणी को सत्य साबित करना था। अतः माधवदास पूर्ण रूप से बंदा बहादुर बन चुका था। उधर सरहिंद का नवाब वजीर खान भी चुप नहीं बैठा था। वह दक्षिण भारत में भी गुरुजी के पद चिन्हों को कान लगाकर सुन रहा। उधर गुरुजी ने बंदा बहादुर को पंजाब भेजा। वहीं वजीर खान ने के द्वारा भेजे गए पठान नांदेड़ पहुंच गए। उन्होंने धोखे से गुरुजी पर घातक शस्त्र से प्रहार किया। जब वह तपस्या में लीन थे, यह प्रहार अंततः उनके लिए प्राणलेवा साबित हुआ। 7 अक्टूबर 1708 में भारत के आकाश में यह सूर्य अस्त हो गया। सरहिंद की धरती बंदा बहादुर की प्रतीक्षा कर रही थी। मुगल सत्ता के प्रतीक सरहिंद के मुगलों पर हमला करने से पहले शक्ति का संचय करना था। नवाब वजीर खान भी हवा को सूंघ रहा था। हवा ही बताने लगी थी कि इस बार का मुकाबला अभूतपूर्व होगा। उसने भी मुकाबला करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अल्लाह अकबर के नारों से आकाश में गूंज उठने लगी। अंततः सरहिंद विजय का उद्घोष बंदा बहादुर ने कर दिया। वह अपनी सेना लेकर सरहिंद की ओर चल पड़ा। सरहिंद से कुछ दूर पहले चप्पड़ चिड़ी नाम वजीर की सेना से मुलाकात हुई और 12 मई 1710 का दिन था। चप्पड़ चिड़ी की धरती पर उस दिन इतिहास रचा गया। 2 दिन लड़ाई चली और उसका अंत नवाब वजीर खान की मौत के साथ हुआ। नवाब के मरते ही मुगल सेना में भगदड़ मच गई और उसके पैर जमीन से खिसक गए। बंदा बहादुर को फतेह हासिल हुई। एक सैनिक वजीर खान का सिर उठाकर भाले पर लटका कर हाथी के ऊपर जा बैठा। विजयी सेना जय उद्घोष करती हुई सरहिंद की ओर आगे बढ़ चली। शाम होते होते विजय सेना और सरहिंद के दरवाज़ों पर पहुंच गई। अगले दिन दोपहर होते होते सरहिंद के दरवाजे खुल गए और 28 परगना वाले इस क्षेत्र पर बंदा बहादुर सिंह जी का कब्जा हो गया। मुगल सत्ता का अंत हुआ। 14 मई 1710 को सरहिंद पर विजय पताका के साथ बंदा बहादुर की लाहौर को स्वतंत्र कराने की तैयारियां भी शुरू हो गई। उधर दिल्ली के तख्त पर 1773 में फारूक सियार बैठा। दूसरी तरफ गुरदासपुर में हवाएं आग उगलने लगी। स्थान स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी गुरदास नंदन में एकत्रित होकर मुगल सेनाओं ने गुरदासपुर नंदल को घेर रखा था। बंदा बहादुर ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपना लिया। थोड़ी सी संख्या में बंदा बहादुर के सैनिक बाहर निकलते और मुगल सेना पर धावा बोल देते। 8 माह तक लुका छिपी का खेल चलता रहा। घेरा सख्त हो जा रहा था। उसके साथ उसके कुछ साथी छोड़कर भी चुपचाप वहां से चले गए। नवंबर सन 1715 तक किले के अंदर सैनिकों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। बंदा बहादुर ने दिसंबर 1715 को किले के दरवाजे खोल दिए और अंतिम लड़ाई लड़ी गई। दोनों तरफ से कई लोग मारे गए, कई सैनिक मारे गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मुगल सेना ने 200 सैनिकों को, बंदा बहादुर जी के 200 सैनिकों को बंदी बना लिया। बंदा बहादुर को जंजीरों में जकड़ लिया गया। सिखों के सिर काटकर मेजों पर सजाए जाने लगे। जंजीरों में बंधे हुए लगभग 700 सिपाहियों का काफिला बंदा बहादुर सहित लाहौर से होता हुआ दिल्ली की ओर चल पड़ा। 300 सिख सिपाहियों के कटे हुए सिर भी उनके साथ चल रहे थे और दिल्ली पहुंच गए। कई दिनों तक इन बंदियों के साथ बड़ी निर्दयता के साथ सार्वजनिक कत्लेआम होता रहा। मुगल शासकों ने इन बंदियों को बचने के लिए मुसलमान बन जाने का लालच दिया।
इस परिस्थिति में भी सभी ने मरना कबूल किया पर इस्लाम स्वीकार नहीं किया। अंत में 9 जून 1716 को बंदा बहादुर को जंजीरों में बांधकर बाहर सार्वजनिक रूप से लाया गया। उनका पिंजरा हाथी पर रखा हुआ था। उनकी गोद में 4 साल का उनका बेटा अजय सिंह था। मुगल सैनिकों ने की क्रूरता का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुगल सैनिकों ने अजय को मारकर बेरहमी से उसका कत्ल कर उसका जिगर निकालकर बंदा बहादुर सिंह के मुंह में डाल दिया। सोचो दोस्तों, अगर एक बाप के मुंह में अगर उसके बच्चे का कलेजा डाल दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी इसकी। और बाद में बंदा बहादुर की आंखें निकाल ली गई। एक एक करके उनके शरीर के सारे अंग काट दिए गए। फिर धीरे धीरे चमड़ी उतारी गई और अंत में शीश काट दिया गया। स्वतंत्रता के इतिहास में एक और अध्याय का अंत हो गया, परंतु इस अध्याय का अंत इतना आसान नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के इस अध्याय में बीते 300 साल हो गए। चप्पर चिड़ी की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की कब्र खोद दी थी, लेकिन छोटी चप्पर चिड़ी और बड़ी चप्पर चिड़ी में के इस अध्याय में कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। न जाने यह शहादत इतिहास से गायब क्यों हो गई। मैं प्रणाम करता हूँ बहादुरों की इस शहादत को, जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि हंसते हंसते दे दी। और इतनी यातनाएं देने के बावजूद भी कभी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, अपना ईमान नहीं छोड़ा। और आखिरकार इस भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनका नाम न जाने किस कारणवश किस एक षड्यंत्र के कारणों को छुपाए रखा। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की एक ऐसे वीर को उजागर करने की, एक वीर के अध्याय को प्रकाश में लाने की, जिसने इतनी यातनाओं के बावजूद भी अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपना ईमान नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नए अध्याय के साथ, नए कैरेक्टर के साथ, नए एक चरित्र के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों, अगर आप किसी को आइकन बनाना चाहते हैं, किसी को अपना आइडल बनाना चाहते हैं, तो बनाओ ऐसे आदमी को कि जिसकी जब आप कहानी या कविता पढ़ो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो जय हो बंदा बहादुर सिंह, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।